अगली जो खबर है ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि ये थोड़ी पुरानी खबर है, लेकिन क्वाड की जब चर्चा चल रही है, जब हम एससीओ की बात कर रहे हैं, जब ब्रिक्स मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एससीओ की बात करना जरूरी है। इसका अपने आप एक सिग्निफिकेंस बन जाता है कि हम चर्चा क्यों करें। तो देखिए, संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, तो देखिए कितने सारे देशों में, ये जो लाल रंग दिख रहा है ये है मेंबर, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये सारे मेंबर हैं, और ये वाला जो कलर दिख रहा है, ये ऑरेंज सा कलर दिख रहा है, इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग, ये ज्वाइन करना चाहते हैं, ये इसका सदस्य बनना चाहते हैं। और ये कौन है, ये दिख रहे हैं जो येलो कलर का, ये जो दिख रही है कंट्रीज, ये कौन है, ये हैं डायलॉग पार्टनर की, जो सिर्फ वार्ता सहयोगी हैं। और ये जो आपको एक अलग कलर ग्रीन जैसा दिख रहा है, ये मंगोलिया, या फिर हम यहाँ पे बात करें पाकिस्तान को, अफगानिस्तान जो दिख रहा है, ये क्या है, ये ऑब्जर्वर हैं। इंडिया भी पहले ऑब्जर्वर बना था और बाद में चल के फिर इसका 2017 में फुल मेंबर बना, राइट। इंडिया और पाकिस्तान दोनों 2017 में इसके पूर्ण मेंबर बने। इस मैप को अच्छे से जानिएगा, क्या है ये, इसे समझिएगा, और फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। क्लियर है। लेकिन कुछ बातें हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि टोटल दुनिया की आबादी की 40% 40 से 42% आबादी इन देशों में रहती है, और इसके अलावा ग्लोबल जीडीपी, वैश्विक जीडीपी का 32% इन देशों में होता है। इट मींस ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। कौन सा संगठन है ये, संघाई सहयोग संगठन। क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इसके बारे में, क्या है वो। तो देखिए ये एक कैसा है, ये जो है एक मेजर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुपक्षीय, कई सारे देश, लगभग अभी कितने 10 देश इसके मेंबर हैं इस वक्त। अब वो 10 देश कौन से, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन इतना हम जान जाएं कि पूरी दुनिया का अगर हम देखें तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 40 से 42% है, और दुनिया का अगर हम देखें यूरोप और एशिया के लैंड मास का 80%। यूरोप और एशिया मतलब बताइए जरा, क्योंकि कई यूरोपियन कंट्रीज भी अगर हम देखें तो राइट इसमें किसी ना किसी तरीके से जुड़ गए हैं वो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यूरो एशिया मतलब यूरोप और एशिया का कुछ भाग, क्योंकि यूराल जो पर्वत है, कहाँ पे यूराल, रशिया में। आप देखते हैं कि रशिया 2 पार्ट में डिवाइड है, कुछ यूरोप में है और कुछ एशिया में है। तो दोनों देश, दोनों महाद्वीपों में, इसलिए वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1996 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये संघाई 5 के नाम से आता है। क्या है ये, संघाई 5। अब संघाई 5 में उस वक्त मेंबर कौन कौन थे, चाइना, रशिया और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। प्रारंभ में जब ये देश इसके सदस्य बने तो इनका एक बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो था बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करना, कि आपस में हम, हमारे बीच में जो सीमा संबंधी विवाद हैं उन्हें हम निपटाएं। क्लियर है। तो इसको लेकर के थे। देन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये इसने एक ऑफिशियल रूप लिया, और सन 2001 तक आते आते इसका नाम हो गया संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो करंटली इसमें कितने 10 फुल मेंबर हैं, ठीक है। 10 इसके पूर्ण सदस्य हैं। वे कौन कौन से हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। क्लियर है। ध्यान रखेंगे इन देशों को। अब ये कहाँ कहाँ है, तो देखिए ये आपको मिल जाएंगे रशिया और चाइना की बॉर्डर पे कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे मिल जाएंगे आपको वहां पे। क्लियर है। ईरान की बॉर्डर से भी लगते हुए हैं, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर शेयर करते हैं। बेलारूस थोड़ा सा अलग देश हो जाता है यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा दूर, लेकिन इन देशों से जुड़ जाता है वो रशिया के साथ। सो क्लियर है यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, उस मैप में देखना है आपने, वर्ल्ड के मैप में, क्योंकि जब तक आप लोकेशन नहीं देखेंगे तब तक आप बेहतर तरीके से इसे नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अरल सी की बात करूंगा मैं, यहाँ पे कैस्पियन सी की बात भी होगी। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी कौन से 2 देशों के बीच में है, अरल सी कौन से 2 देशों के बीच में है, इनमें से कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है, कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है, या उसका मेजर पोर्ट कौन सा है। तो ज्योग्राफी में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो जब भी आप कोई भी चीज पढ़ें तो मैप पे जरूर ध्यान देना। चलिए अब हम यहाँ पे बात करें कि ये आखिर किस तरीके से काम करता है। तो अगर हम एससीओ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग की जाती है तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सभी के सभी सर्वसम्मति से, मतलब जब तक सारे मेंबर एक मत नहीं होंगे, ठीक है, सारे के सारे जब तक एक ही डिसीजन पर सहमति नहीं होगी तब तक उस डिसीजन को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाता। या वीटो वाला पावर यूं समझिए कि किसी एक ने बोला भाई हम नहीं करेंगे, हम इस पर सहमत नहीं है, तो वो पास नहीं होगा, उस तरह का प्रस्ताव या प्रपोजल यहाँ पे पास नहीं हो पाएगा। देन इसके अलावा क्या है,
फिर है कॉम्बेटिंग टेररिज्म, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म अतिवाद, और ये सेपरेटिज्म मतलब अलगाववाद। इनके मतलब सभी समझते हैं, बताऊं कुछ? अलगाववाद का मतलब कोई बोलता हमें आपके देश से अलग होना है। एक्सट्रीमिज्म का मतलब हो गया कि वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, शांति के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि एक विचारधारा को। और टेररिज्म क्या हो गया? किसी भी देश में आतंक, लोगों को मारना, बम फोड़ना, उसके द्वारा अपनी बात मनवाना। ठीक है, ये है। बाकी आप डिटेल कहेंगे तो डिटेल बता दूंगा। तो आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद का मुकाबला करना इनका एक उद्देश्य है। और क्या करना है? आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्लियर है? और क्या करना है इसके अलावा? स्ट्रेंथिंग कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, लोगों के बीच में क्या करना? आपस में एक से दूसरे देश में जाना, जिससे कि कनेक्शन बनेगा। और कल्चरल कनेक्शन को भी बढ़ावा देना, सांस्कृतिक रिश्तों को आपस में बढ़ावा देना। क्लियर है? ये इन सब चीजों से क्या फायदा होता है बताइए जरा? देशों के संबंध अच्छे बनते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका सचिवालय कहाँ पे, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है, तो वो है बीजिंग। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। और एक और यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे बात बार बार आ रही है टेररिज्म की। क्या इन देशों में आतंकवाद है? बिल्कुल है। रशिया में भी है। रशिया में आतंकवाद कौन फैलाता है? चेचेन। चेचेनिया के जो उग्रवादी हैं वो रशिया में कई जगह पे, कभी सिनेमा हॉल्स पे कब्जा कर लेते हैं, वहां पे गैस छोड़ देते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, या फिर फायर करना शुरू कर देते हैं कहीं भी अनकंट्रोल वे में। तो इस तरह की घटना होती है। देन इसके अलावा चाइना में कोई है, तो चाइना में एक प्रांत है जो कि जुड़ा हुआ है इसी इलाके से, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन इलाकों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर भी ये समस्या है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो आतंकवाद से परेशान पाकिस्तान भी है, भारत भी है, ईरान भी है। क्लियर है? इन सभी देशों में, और रशिया में भी है और चाइना में भी है। ठीक है, और चाइना का कौन सा प्रांत है? जिंगजियांग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिंगजियांग प्रांत जो है वो चाइना का एक प्रोविंस है। वहां पर आतंकवादी, और वो भी आतंकवादी कौन से हैं? इस्लामिक आतंकवादी। एक बात और ध्यान रखिएगा, तो इसलिए उनको भी काउंटर करने के लिए तो उन्होंने उद्देश्य वो बना रखे हैं। इसके लिए क्या किया उन्होंने? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एक अलग से बनाया। और इसका कहां पे हेडक्वार्टर है? ये ताशकंद। और ताशकंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान। ताशकंद से क्या भारत का कोई रिश्ता है, कुछ जुड़ा हुआ है? ताशकंद समझौता, शास्त्री जी किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन अब आप याद रखिएगा कि क्या है वो। ठीक है, तो कभी अगर आ जाए ताशकंद समझौता किस देश में हो, तो अब आपको पता है कौन सा देश है, ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान। क्लियर। अब हम यहां पे बात करेंगे कि इंडिया की आखिर स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या है। ठीक है, क्या स्थितियां हैं, और जो रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या स्थितियां बनी, ये जानना भी जरूरी है। तो देखिए क्या हुआ कि जब भारत के रक्षा मंत्री या इन देशों के जो सदस्य देश हैं, इनके रक्षा मंत्री, जो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई, तो यहां पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आना था। इंडिया ने उस पर रिफ्यूज कर दिया साइन करने से। क्या बोला? कि वो साइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस की तो घटना का उल्लेख किया। जफर एक्सप्रेस कहां? बलूचिस्तानियों ने जो किया था, वहां पे 400 से ज्यादा लोगों की एक ट्रेन थी जफर एक्सप्रेस, उसे किडनैप कर लिया गया था और उसको लेके चले गए थे वो लोग। ठीक है, बाद में फिर हालांकि रिलीज किया, उनको छोड़ा गया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाएं, बलूचिस्तानी आतंकवादियों की आप बात करते हैं, तो इंडिया का जो पहलगाम में जो घटना हुई उसका जिक्र क्यों नहीं किया? आप एक नजर से देखिए ना इंडिया और पाकिस्तान की घटनाओं को। इट मींस आप यहां पर एक नजर से नहीं देख रहे हैं। क्लियर है? और चाइना हमेशा किसका फेवर करता है? पाकिस्तान का। तो यहां पे इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब यहां पे कुछ सवाल आते हैं कि भारत ने जो किया, इस तरह के डिसीजन क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या दर्शाता है? ये कहता है इंडिया जीरो टॉलरेंस किसके लिए? पॉलिसी ऑन टेररिज्म, आतंकवाद के विरुद्ध हमारा शून्य प्रतिरोध की हम बात करेंगे कि हम किसी भी तरह का उसको, सहनशीलता हमारी जीरो है। किसी भी तरह का आतंकवाद होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे, हम सहमत नहीं हैं। कुल मिलाकर के इसके लिए हम टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, तो हम इसके लिए इनटॉलरेंट है, हम साइन नहीं करेंगे। एक तो उन्होंने ये दिखाया। और क्या पता चलता है? देन इसके अलावा पता चलता है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम रणनीतिक तौर पर हम स्वायत्त हैं, हम किसी भी संगठन के सदस्य होते हुए भी उस संगठन के दबाव में नहीं आते हैं। ये बात यहाँ पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि भारत अगर किन्हीं भी ग्रुप्स का, जो वर्ल्ड ग्रुपिंग है, ग्लोबल ग्रुपिंग है, उनका अगर सदस्य है, तो क्या इंडिया की सॉवरिटी से, संप्रभुता से किसी तरह का समझौता होता है? तो हम कहेंगे नो, बिल्कुल नहीं होता। ये दिख रहा है यहाँ पे। अब आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं कि इंडिया अगर बाइलैटरल टाइज, दो देशों के साथ संबंध, या मल्टीलैटरल टाइज, कई देशों के साथ संबंध, या इस तरह के जो ग्लोबल
टाई हैं, कई देशों के साथ हमारे संपर्क या संबंध हैं, क्या उसके कारण इंडिया की विदेश नीतियां, इंडिया की संप्रभुता, सोवरेनिटी के साथ कोई समझौता हम कहेंगे नहीं होता? ये एग्जाम्पल है, क्लियर है? कभी भी कहीं भी आप एक एग्जाम्पल को रख सकते कि इंडिया एससीओ का मेंबर है, बट इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से, संयुक्त वक्तव्य पर इंडिया ने साइन नहीं किए। क्लियर है? ये क्या बताता है? ये दिखाता है इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, भारत की क्या दिखाता है ये? रणनीतिक स्वायत्ता, कि भारत अपने लिए स्वायत्त है, जहां पर भारत के इंटरेस्ट होंगे वहां फिर आपके मन में सवाल आएगा, फिर भारत इन देशों से जुड़ा क्यों है? तो हम कहेंगे ऊर्जा के लिए, एनर्जी, क्योंकि इन देशों के पास एनर्जी के डिपॉजिट्स हैं, भंडार हैं, तो भारत वहां, एक तो मार्केट मिलता है भारत को वहां पर, और दूसरा मिल जाता है एनर्जी, क्रूड ऑयल, गैस, ये सारी चीजें इनके भंडार हैं, तो भारत इसलिए इनके साथ जुड़ा है। क्लियर है? तो अब हम यहां पे देखते हैं क्या स्थितियां और बनने वाली हैं कि भारत ने आखिर ऐसा क्यों किया, ठीक है, और आगे के लिए क्या स्थितियां हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारत ने ऐसा क्यों किया, तो भारत की एससीओ की नीति जो है किन बातों पर आधारित है? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। सबसे पहली बात वे कहते हैं कि भारत किसी भी गठबंधन का अगर हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले उसके नेशनल इंटरेस्ट, उसके लिए प्राथमिकता रखते हैं। अगर किसी भी संगठन में हम हैं, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं, हम उनके साथ समझौता नहीं करेंगे कुल मिलाकर के। क्लियर है? देन फिर क्या होता है? डाइवर्स इंगेजमेंट, विविधता रखिए, ठीक है। वो कहते हैं विकल्पों की विविधता रखिए। कैसे? कि भारत सिर्फ इसी का सदस्य नहीं है, बल्कि क्वाड का मेंबर भी है, ब्रिक्स का मेंबर भी है, G20 का मेंबर भी है, और एससीओ का मेंबर भी है। तो आपके पास विकल्पों की भरमार होनी चाहिए। अगर आप किसी एक पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, वो अपने प्रभाव में आपको ले लेगा। क्लियर है? और इसके अलावा वे कहते हैं इशू बेस्ड इंगेजमेंट, अगर हमें जहां जरूरत पड़ती है वहां जुड़ जाते हैं। तब ये पता चल रहा भारत क्यों जुड़ा है। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, देन एनर्जी सिक्योरिटी। अब आप समझ गए, भारत अगर इस संगठन के साथ जुड़ा है तो भारत ने देखा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये जो देश हैं, रशिया जो देश है, ईरान जो देश है, इन सभी जगह पर क्या है? ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स हैं, तो वहां से चाहिए हमें। तो अगर हम इनके मेंबर बने रहेंगे तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा। और दूसरा क्या? एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। ईरान से भारत ने रास्ता बनाया। ईरान का कौन सा पोर्ट भारत ने डेवलप किया है? चाबहार पोर्ट। समझ रहे हैं बात को? और यहां से हमें एक्सेस मिल जाता है पूरे के पूरे ये मध्य एशिया के देशों तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरी बातों का। चलिए, अब यहां पर हम कुछ और बातें देखेंगे कि इंडिया वर्सेस चाइना, पावर बैलेंस विद इन एससीओ, एससीओ के बाहर नहीं, विद इन एससीओ हम कैसे संतुलन बना करके रखते हैं। ठीक है, एससीओ में शक्ति संतुलन कैसे बना के रखते हैं। तो अब अगर यहां पे देखा जाए कि ये जो संगठन है, यहां पे किसका डोमिनेंस है, किसका प्रभुत्व है? चाइना का। कैसे? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा। क्लियर है? इस बात को हम समझते हैं कि यहां पे किसका प्रभुत्व है? चाइना का प्रभुत्व है। और ऐसे में देखिए क्या हुआ कि अगर हम देखें तो भारत साफ साफ कहता है कि वो क्या करेगा? किसी को भी इस संगठन में हावी नहीं होने देगा, क्योंकि सभी सदस्य हैं इस देश के। तो किसी एससीओ के मंच को किसी एक देश की विदेश नीति का उपकरण नहीं बनने देगा, कि कोई भी एक देश क्या करे? अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाने का मुद्दा बना ले, इसको माध्यम बना ले। तो कहता है वो ऐसा नहीं चाहेगा कि अगर मान लीजिए चाइना ने सोचा कि वो ऐसा करेगा, सॉरी हम रिफ्यूज करते। पाकिस्तान ने सोचा, सॉरी हम रिफ्यूज करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी शार्क की बात हो, सार्क एक कंट्री, 7 देशों का संगठन था, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स और अफगानिस्तान, नेपाल, ये सारे देश। ठीक है, और इन देशों में ये सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इंडिया ने कभी पाकिस्तान को रोका, पाकिस्तान ने इंडिया को रोका, तो कुछ भी नहीं हो पाता था। ये झलक हमें यहाँ दिख रही है। अगर लगातार ये तनाव चलेगा, इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के टसल चलेगा, तो रशिया तो अभी न्यूट्रल हो गया, लेकिन चाइना ने किसका फेवर कर रहा है? पाकिस्तान का। तो ये संगठन भी एक दिन फेल हो जाएगा। एक नया और विषय आपके लिए खुल गया कि अगर सार्क जिस तरह से फेल हुआ, क्या एससीओ में ऐसा हो सकता है? तो हम बात करेंगे ये क्यों नहीं होगा। देखिए, एससीओ में चीन और भारत, माफ कीजिए, पाकिस्तान और भारत की सीमित भूमिका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इसके फाउंडर मेंबर नहीं है, एक तरह से उन्होंने बाद में इसके सदस्य बने हैं। तो इसलिए ये सार्क की तरह फेल तो नहीं होगा। सार्क क्यों फेल हुआ? क्योंकि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का ही महत्वपूर्ण रोल था, इसलिए फेल हो गया। अब आप ध्यान रखेंगे इस बात का भी। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो आतंकवाद के अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेशंस ऑफ एंटी टेरर कोऑपरेशन विद इन एससीओ, कि एससीओ के अंतर्गत आतंकवाद के विरुद्ध भी हम देखते हैं कि कुछ सहयोग कितना हो पाता, तो सीमाएं हैं
किस तरह की, तो यहां पे हम देखते हैं यूनिफॉर्म डेफिनेशन मैटर, मतलब एक जैसी परिभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? आपको लगता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सदस्यों ने जफर एक्सप्रेस का जो किडनैप किया वो आतंकवाद है आपकी नजर में, लेकिन जो पाकिस्तान ऑर्गेनाइज जो टेररिज्म इंडिया में हुआ 22 अप्रैल को पहलगाम के वैसरन वैली में जो घटना हुई और 26 लोग उसमें मारे गए, इन 26 में से एक नेपाली नेशनल भी था, और उस घटना को आप टेररिज्म नहीं मान रहे हैं। तो भारत कहता है कि भाई ये चीज तो ठीक नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि एक कॉमन डेफिनेशन होना चाहिए, ये नहीं कि आप बदल देते हैं। तो एक तो ये हो गया कि तब तक ऐसा संभव नहीं यहां पे जब तक कि एक समान परिभाषा नहीं होगी। एक कॉमन डेफिनेशन बनाइए कि आतंकवाद किसे मानते हैं। देन फिर कहते हैं कि यहां पर और क्या हो जाता, कंसेस मतलब सहमति की बात करते हैं कि यहां पर भी हम देखते हैं कि वो उस तरह के बैरियर्स आ जाते हैं कि सर्वसम्मति नहीं बन पाती है। ठीक है, तो सब की सहमति नहीं हो पाती, तो यहां पर ये संगठन में मुश्किल हो जाती है, तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है। देन इसके अलावा वो कहते हैं बाईलैटरल टेंशंस का इंपैक्ट पड़ता है इस मल्टीलैटरलिज्म पर, कि दो देशों के बीच के संबंध खराब हैं, उसका संगठन पूरे के पूरे क्या दिखता है, पूरे संगठन पर असर होता है। तो ये भी समस्या यहां पर आ जाती है। तो ऐसे में वे कहते हैं भारत और पाकिस्तान संघर्ष और चीन और पाकिस्तान का तो गठजोड़ है, एससीओ की एकता और दक्षता को ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजिक अलायंस है चाइना और पाकिस्तान का, ये क्या करते हैं, ये अफेक्ट डालते हैं एससीओ के ऊपर। तो ये यहां पर सफलता की गारंटी नहीं है। अगर चीन जब तक न्यूट्रल नहीं होगा, जैसे रशिया न्यूट्रल है, तब तक इस संगठन से हम बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते हैं। क्लियर है? अब देखें भाई, चलिए आगे के लिए क्या स्थितियां होगी, क्या करना चाहिए। तो भविष्य के लिए अगर देखें, तो भविष्य के लिए अगर हम बात करें तो भारत यहां पे क्या कर सकता है, भारत यहां पे सिलेक्टिव एंगेजमेंट, ये और ध्यान रखो, इस टर्म को बहुत ही अच्छे से लिख लेना आप लोग। क्या है ये? सिलेक्टिव एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब जब हमें जरूरत है, जिन मुद्दों पर जरूरत है, हम वहां सहयोग करेंगे। अभी हमने कौन से दो बातें बोली थी, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, और दूसरा क्या बोला था, एनर्जी सिक्योरिटी। क्लियर है? ऊर्जा सुरक्षा के लिए, और किस चीज के लिए जाएंगे हम लोग, हमें एक्सेस मिल रहा है सेंट्रल एशिया तक। तो इस इन वर्ड्स का ध्यान रखें, क्या है सिलेक्टिव एंगेजमेंट, यहां पे बोलेंगे चयनात्मक भागीदारी, हिंदी वाले प्लीज देख लें यहां पे। तो भारत कौन कौन से क्षेत्रों में सहयोग करेगा, भारत सहयोग करेगा ऊर्जा के सेक्टर में और कनेक्टिविटी और सुरक्षा। अब कनेक्टिविटी कहां के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्टिविटी की बात हो रही है, और एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि इन देशों में एनर्जी का डिपोजिशन है, बहुत सारे भंडार हैं, और भारत वहां पर गैस और क्रूड ऑयल खरीदता है उन देशों के साथ। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। चलिए अब और क्या होगा, इसके अलावा भारत क्या करे, इट विल अपोज एनी, मतलब कोई भी इस तरह का काम जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, भारत उसका विरोध करेगा। क्लियर है? तो भारत क्या करेगा, इंडिया सोवरेनिटी या उसके कोर इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी चीज होगी तो भारत उसका विरोध करेगा। तो क्या होगा, भारत उन सभी पहलुओं का विरोध करेगा जो भारत की संप्रभुता या मूल हितों के विपरीत हो। क्लियर है? ध्यान रखेंगे यहां पर। ओके, तो चलिए अब हमने जितनी बात की, आप सभी यूपीएससी के छात्र छात्रा एस्पिरेंट्स हैं, तो आप इस घटना का, इस नोट्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी समझना जरूरी है। तो क्या होगा भाई, देखिए अब अगर हम यहां पे बात करें कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो हमें पता चलेगा कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हर जगह जोड़ दीजिएगा आप इसको कि भारत इतने सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, क्या भारत की ऑटोनॉमी या सोवरेनिटी पर कोई अफेक्ट पड़ता है, तो हम बोलेंगे नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भारत क्या करेगा, सिलेक्टिव अप्रोच करता है। क्या करता है, यहां पर हमने क्या देखा है, भारत किस तरह से चलता है, यहां पे भारत हमने देखा वो सिलेक्टिव एंगेजमेंट की स्ट्रेटजी पर चलता है। जितनी जरूरत है हम उतने पे आपके साथ सहयोग करेंगे, रेस्ट ऑफ कहता हमें नहीं करना कुछ भी। और देखते हैं इसके अलावा क्या करना है भारत ने, भारत बोलता है कि हमें कई सारे देशों के साथ जुड़े रहना है। तो क्या बोलेंगे, मल्टीलैटरल ग्रुपिंग के हम सदस्य बने रहेंगे, तो जहां हमारे इंटरेस्ट फुलफिल होंगे हम वहां जुड़े रहेंगे, जहां नहीं होंगे उस पर हम बाहर हो जाएंगे। क्लियर है? ये हो जाए। देन इसके अलावा और क्या बोलते हैं, वे कहते हैं कि चाइना का जिस तरह से यहां पर प्रभाव बढ़ रहा है एससीओ के अंतर्गत, तो भारत भी किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। तो प्रतिक्रिया में भारत ने क्या किया, क्वाड का सदस्य बन गया भारत। समझ रहे हैं बात को, क्वाड क्या है भाई,
आप लोग एक वीडियो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद डलेगा क्वाड से रिलेटेड, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। एक से 1.5 घंटे बाद क्वाड से रिलेटेड एक वीडियो डलने वाला है हमारे चैनल पे अपने, तो आप उसको एक बार देख लेना। तो आपको क्वाड अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है, और ये संगठन किस तरह का है, इसे इंडो पैसिफिक रीजन का एक संगठन बनाया जो चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया। क्लियर है? चलिए देन और क्या देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि यहां पर वे कहते हैं कि जो सर्वसम्मति से जो डिसीजन लिए जाते हैं इसमें समस्या है। वे कहते हैं ठीक है, इसके कुछ फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हैं, कि संगठन में अगर या तो हम क्या करें, मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाए, बहुमत से, तो वो संगठन ज्यादा सफल होगा। लेकिन फिर वहां सम्मत एक दिक्कत आती है, कभी अगर मान लीजिए बहुमत से निर्णय लिया जाए तो जो लोग सहमत नहीं है वे क्या होंगे, जो वहां पे अल्पसंख्यक रह जाएंगे, उनके अंदर असंतोष आ जाएगा, फिर वो संगठन को छोड़ के चले जाएंगे, तो संगठन फेल हो जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं कि सभी का कंसेंसस जाना जाए, सबकी सहमति जानी जाए, फिर डिसीजन लिया जाए। बातचीत करें तो हर चीज पे सहमति बनाई जा सकती है। चलिए, तो अब आपको एक प्रश्न यहां पे सामने है आपके, जरा देखिए क्या है ये। एनालाइज द रोल ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और बहुपक्षीय कूटनीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो अब आप इसमें समझ गए, इसमें 2 वर्ड्स पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और वो वर्ड्स कौन से हैं भाई, बताओ जरा। यस बोलिए, कौन कौन बताना चाहेगा। तो देखिए, एक तो यहां पे हमने देखा कि किस पे हमें बातचीत करना है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर एक रणनीतिक स्वायत्ता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। एक तो ये वर्ड आ गया, ठीक है। और सेकंड अगर एक वर्ड और अगर हम देखें जो यहां पे है महत्वपूर्ण, वो कौन सा बताओ भाई, इसमें कुछ और लग रहा है ऐसा? मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, ठीक है। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि बहुपक्षीय कूटनीति। तो संयुक्त संगठन जो है कौन सा, संघाई कोऑपरेशन, इसमें हम बात करते हैं रणनीतिक स्वायत्ता की और मल्टीलैटरल या बहुपक्षीय कूटनीति की। जब इन मुद्दों पे बातचीत की जाएगी तो हमें किन पॉइंट्स पर लिखना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब भी कोई भी प्रश्न अगर आता है हमारे सामने तो हमें पहले उसको ब्रेक करना है, ठीक है, उसको समझना है, उसको तोड़ेंगे, किन वर्ड्स पर हमें अपने आंसर को आगे बढ़ाना है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो अब हमें ये 2 वर्ड्स हमने निकाल लिए, क्या है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर कि हम देखेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि यहां पर क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो आपको पता है संघाई सहयोग संगठन, तो पहले हम इसके विषय में बताएंगे ये क्या है। आप बोलेंगे कि सन 2001 में स्थापना हुई इसकी, ठीक है। फिर आप बता देंगे कि ये किस काम के लिए बना है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को बता देंगे, ऑब्जेक्टिव्स को बता देंगे कि क्या है, संरचना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। फिर आप बताएंगे कि इंडिया का इसमें किस तरह से सहयोग है, इंडिया कब से इसका मेंबर बना है, भारत की क्या भूमिका है, ये बताएंगे। और फिर आप आ जाएंगे घूम के, क्योंकि अब हमने वो कौन सा टर्म देखा था, कौन सा है वो, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, यही बात हुई थी। फिर आप कर देंगे डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी उसकी बात, कि भारत ने यहां पे क्या कहा कि भारत टेररिज्म के मामले पे 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलता है। और इंडिया क्या करता है, अगर यहां पे चाइना पाकिस्तान को फेवर कर रहा है तो इंडिया ने क्या किया, ज्वाइंट जो स्टेटमेंट था, एक संयुक्त वक्तव्य था एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग पे, उसको साइन करने से रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज यहां पे आ जाएगी, तो इससे इंडिया का स्टैंड क्या है ये पता चल गया, आपके नोट्स में अभी हमने देखते हुए हैं। देन फिर आ जाएगा इंडिया, माफ कीजिए, चाइना और पाकिस्तान का डायनेमिक्स क्या है, आपस में इनका सहयोग। तो सहयोग में क्या बताएंगे आप बताएंगे कि रक्षा के क्षेत्र में क्या सहयोग करते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में भी युद्ध हो चुका है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान जब दोनों से हमारे युद्ध चल रहे हैं तो ये दोनों ही भारत की सीमाओं से जुड़े हुए देश हैं और भारत के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये क्या करेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज करेंगे। पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में इंडिया अपनी ग्रोथ कर पाएगा नहीं, क्योंकि उसका ध्यान होगा आतंकवादियों को कैसे रोकें, युद्ध को कैसे रोकें। तो जो पैसा डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए वो कहां खर्च हो जाएगा, हथियार खरीदने पे। तो क्या अगर हम, इंडिया चाहता, अगर इतने युद्ध नहीं हो रहे होते इंडिया के, आतंकवाद की घटनाएं नहीं हो रही होती, तो इंडिया भी कहां पहुंच जाता, डेवलप नेशन हो जाता। लेकिन अभी भी हम डेवलपिंग है, अभी हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। एक तो ये बताना है। देन इसके अलावा हमें और क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी
और उसका रेलेवेंस क्या है। तो हम कैसे हैं ये बताएंगे। स्ट्रैटेजिक यहाँ पे ऑटोनॉमी कैसे है कि भारत बहुत सारे संगठनों का सदस्य है, लेकिन भारत वहां पे देखता है कि अगर भारत के जो कोर इंटरेस्ट हैं, मतलब राष्ट्रीय हितों की अगर अनदेखी की जा रही है, तो भारत रिफ्यूज कर देता है वहां पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उस पर। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो डिफेंस मिनिस्टर की जो समिट हुई थी चाइना में, वहां पर भारत के रक्षा मंत्री ने जब देखा कि ज्वाइंट जो डिक्लेरेशन है या जो संयुक्त वक्तव्य है उस पर ज्वाइंट स्टेटमेंट में जब भारत की पहलगाम की घटना का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जफर एक्सप्रेस की घटना का उल्लेख है, तो भारत ने कहा कि आप आतंकवाद के लिए एक डेफिनेशन बनाइए, एक नजर से देखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो राइट, वी आर ऑटोनोमस, हम अपने लिए डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम इस पर कोई साइन नहीं करते, हम आपसे सहमत नहीं है। समझ गए आप इस तरीके से। देन और क्या है, तो भारत की अगर हम देखें तो इंडियाज लॉन्ग टर्म अप्रोच टू मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स कि बहुपक्षीय मंचों पर भारत की दीर्घकालिक रणनीति क्या है, तो आप ये बताएंगे। देखिए भारत जो है एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है इसको, ठीक है, एक डेवलपिंग नेशन है। तो भारत G20 का सदस्य भी है, ब्रिक्स का सदस्य भी है, एससीओ का भी सदस्य है, ठीक है, और भी कई सारे, और क्वाड का सदस्य भी है। तो भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बचाए रखने के लिए कई सारे संगठनों का सदस्य है, कहीं पर उसके इकोनॉमिक टाइज हैं तो कहीं पर डिफेंस से रिलेटेड उनके संबंध हैं। तो इस तरह से भारत लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रहा है, भारत चल रहा है सिलेक्टिव एंगेजमेंट स्ट्रेटजी पर कि उसको जहां जिस चीज में फायदा मिल रहा है। अगर मान लीजिए एससीओ का कोई देश है, उसका नाम है उज्बेकिस्तान, उसका नाम है तजिकिस्तान, उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, अगर इन देशों के पास ऊर्जा के भंडार हैं तो भारत क्या करेगा, वहां से, जैसे तापी पाइपलाइन क्या है, ताजिकिस्तान, ईरान और इंडिया तक, ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे होते हुए जो पाइपलाइन आ रही थी, भारत भी इसका मेंबर बन गया था कि तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो देश है यहाँ पे क्या ऊर्जा के भंडार हैं, तो वहां से यहाँ तक एक पाइपलाइन की प्रोजेक्ट पे बात हो रही थी, हालांकि वो लागू नहीं हो पाया। तो ये क्यों, तो भारत ने देखा कि अगर मान लीजिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्योंकि आतंकवादी घटनाएं, स्टेबल नहीं है ये देश, तो भारत ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर ये देश भी सहयोग कर रहे होते तो क्या हो रहा होता, अब तक पाइपलाइन डल चुकी होती। तो भारत के जो ट्रक से या दूसरे माध्यमों से या कार्गो शिप से जो आता है वो सीधे पाइप के थ्रू आ रही होती गैस, तो वो सस्ती पड़ती, आपूर्ति बिल्कुल बिना बाधा के आ रही होती। क्लियर है ये चीजें। तो अब हम क्या देखेंगे, तो इंडिया की लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या है, इंडिया क्या करता है, सिलेक्टिव एंगेजमेंट करता है। भाई जहां पे उसको जरूरत है, कहीं पे ऊर्जा के है डिपॉजिट्स, कहेगा हम सहयोग करेंगे, कहीं पर अगर डिफेंस कोई डील कर रहे हैं तो कहेगा हम सहयोग करेंगे। जापान के साथ जुड़ गया भारत, फिलीपींस के साथ जुड़ गया भारत, ताइवान के साथ जुड़ा हुआ भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो कई सारे देशों के साथ जुड़ा, जो साउथ चाइना सी के कई देश है जिनका चीन के साथ विवाद चल रहा है, तो भारत उनका सहयोगी क्यों बन गया, ताकि चीन को काउंटर करने की स्ट्रेटजी पर चले। तो क्या है भारत की मल्टीलैटरल अगर जो स्ट्रैटेजी कहें, दीर्घकालिक रणनीति क्या है, वो ये है कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल जिस चीज से भी किया जा सके, उसके लिए भारत किसी भी सहयोग को ले सकता है, किसी भी संगठन का सदस्य बन सकता है, अपनी स्वायत्ता के साथ समझौता किए बिना। क्लियर है। तो इस आंसर को डेवलप कर पाएंगे, तो इसे प्लीज आज ही जाइएगा साइट पर और इसे निकालिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको लिखने की। तो अगली जो क्लास में हम जब मिलेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिख करके लाएं। इन्हीं नोट्स में सब कुछ है, और जिसे भी लगता है कि वो नहीं समझ पा रहा, अगली क्लास में हम फिर से दोबारा से इस पर उत्तर में क्या लिखेंगे, तो आपको एक मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यस मीनू, पहले लिखना पड़ेगा। ओके आर्या, मोना, तमन्ना, आप लोग भी, सभी लोग प्लीज ध्यान रखेंगे। चलिए ये लोग आए तो उनको बोल दीजिएगा ये लोग भी ध्यान रखें, लिख के सबने दिखाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपको लिखना नहीं आएगा, उस चीज से नहीं बचना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या टॉपिक पे कुछ भी। अब आपने क्या क्या काम करना होगा, आपको देखना होगा मैप। मैप में क्या क्या देखेंगे, ये जितने देशों के हमने नाम लिए, इस संगठन में जितने सदस्य हैं वो उनकी लोकेशन देखनी है। क्लियर है, देखेंगे। और हम कल मैप की भी बात करेंगे अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा। इसी 2 से 3 के बीच में हम लोग मिलेंगे। मैप आप सब तैयार करके आएंगे कि आपको आता है, कौन सी वहां पे लेक है, कौन सा वहां पे सी है, वो देखना है। उनका कोई मेजर पोर्ट वगैरह है तो वो देखना है। सबके पास एटलस है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। बाकी आपके बगल में मैप लगे हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, चाहे वो MPPSC वाला हो चाहे UPSC वाला हो, ये सभी को जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी दूसरी।